हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। और ये डिटेल से हम पढ़ेंगे ये होती क्या है, क्योंकि हम मैनेजमेंट और लीडरशिप के जितने भी चैप्टर हैं उनमें हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर। और लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और ये किन किन जगहों पर काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू हमारी थेरीज़ ये ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी थेरीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो आज की हमारी डेफिनेशन है एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो डेफिनेशन में क्या है कि ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप होगा जिसमें उनका पर्पस जो होगा वो सेम होगा। एंड द सेकेंड वन इज़ दैट द वे इन विच द एलिमेंट ऑफ होल आर अरेंज, कि ऐसा काम जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें उनकी अरेंजमेंट जो होंगी तमाम के एलिमेंट्स की वो बिल्कुल अरेंज फॉर्म में होंगी, एक ही फॉर्म में तमाम चीज़ें अरेंज की जाएंगी। राइट। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो जो अगर हम टाइप देखते हैं तो इसकी दो टाइप में, एक फॉर्मल टाइप है और एक इनफॉर्मल टाइप है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी मज़ीद जितनी अप्रोचेस हैं उनको पढ़ेंगे। जी, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो देखिए, फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक ख़ास एम होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड विद द एक्सप्लिसिट एम ऑफ अचीविंग अ वेल डिफाइंड गोल्स, जबकि इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये क्या करती है कि इसके अपने ही थॉट्स होते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है, इसका कोई वेल डिफाइंड गोल नहीं होता है। कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं लेकिन एक वेल डिफाइन नहीं होते। और इसके अलावा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी एक हायरार्की होती है और इसमें हायरार्की के अंदर इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट होती है, फिर मिडिल मैनेजमेंट होती है और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है, ताकि वो अपने जो वेल डिफाइंड गोल है उसको हासिल कर सके। लेकिन इनफॉर्मल में प्रॉपर हायरार्की नहीं होती है, ना ही ये पावर को जनरलाइज करते हैं, बल्कि एक रिलेशनशिप पर चल रही होती है। पावर जो होती है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जिसे कहते हैं रैशनल लीगल राइट जो है वो नहीं दिया जा रहा होता है, बल्कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ जनरलाइज्ड सॉर्ट ऑफ पावर रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज सर्टन टास्क एंड एक्टिविटीज़ विच आर बी कैरीड आउट टू अचीवर इट्स गोल, कि वो हर बंदे को पता होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हमारा गोल क्या है, हमने क्या कौन सी प्रोडक्ट को जो है वो हमने बनाना है और उसको किस तरह से हमने जो है वो सेल आउट करना है, हमारी बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो एक तरह की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड टास्क। द रोल एंड और रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पर्सनली डिफाइंड, कि उनका रोल भी डिफाइंड होता है। जैसे हमने पढ़ा कि वो हायरार्की होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड फिर लोअर लेवल की मैनेजमेंट है, और उन तमाम का आपस में एक कनेक्ट हो जाना एक ही पर्पज़ के लिए, एक ही टास्क के लिए। लेकिन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द रिलेशनशिप अमंग पीपल आर इंटरपर्सनल, कि उनका वो इंटरपर्सनल एक रिलेशनशिप होता है और इम्पर्सनल नहीं होता बल्कि इंटरपर्सनल होता है। तो ये दो वर्ड याद रखिए कि यहाँ पर इम्पर्सनल होता है, यहाँ इंटरपर्सनल होता है, यानी कि आपस में ही उनके रिलेशनशिप होते हैं, वेल डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं होते हैं। In formal organization, much emphasis is placed on efficiency, discipline, conformity and consistency और control पर इन पर बात की जाती है कि, और जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बाय रिलेटिव फ्रीडम होती है और इसके अलावा एक होम लाइन की तरह एक इनकी चीज़ें चल रही होती हैं। आप इसे एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। In formal organization, the social and psychological needs and interest of members of the organization get little attention, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, इंटरेस्ट एंड जो एस्पिरेशंस हैं मेंबर्स की वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ पे होती हैं, कि उनका अपना क्या दिल करता है, उनकी अपनी क्या विशेज़ हैं, वो क्या सोचते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कब उन्होंने घूमना फिरना है, कब कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, ये इनका कोई एक प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं होता है।
ठीक है। जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो बहुत फॉर्मली होता है, बहुत एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है, प्री डिटरमाइंड होता है कि किसने किससे बात करनी है, किसने किसको रिपोर्ट देनी है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन पैटर्न होता है वो बड़ा हैपजर्ड किस्म का होता है, कोई नेचुरल किस्म की इन्वायरमेंट चल रहा होता है, किसी को नहीं पता होता है कि किसने कौन सा डिसीजन टेक करना है, कौन सा एक रूल जो है वो फॉलो किया जाना है। Formal organization is relatively slow to respond and adapt to changing situation and realities, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक डायनेमिक रोल होता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी एक किसी भी इशू में अपने सराउंडिंग में सबके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि ये स्लो रिस्पॉन्स होता है, उसकी रीज़न जो हैं वो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है। लेकिन यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल में कनेक्ट होते हैं और उनका कोई एक स्पेशल तरीकाकार नहीं होता, या ये समझ लें कि यहाँ पर बॉस इज़ ऑलवेज राइट, या बॉस के साथ इंटरेक्शन या उनकी कोई पावर इस तरह से नहीं डिफाइन की गई होती है, इसलिए सब लोगों का इंटरेक्शन बड़ा फ्रेंडली किस्म का होता है, राइट। ये अब हम बात करते हैं थेरीज़ पर। थेरीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितनी होती हैं? तो 4 मेजर थेरीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिनमें सबसे पहले मैकेनिकल या स्ट्रक्चर फंक्शंस थेरी होती है। मैकेनिकल स्ट्रक्चर फंक्शन थेरी जो होती है इसे हम क्लासिकल भी कहते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी की बात करती है। इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके मेन ब्रीफ्स क्या हैं इस थेरी के। तो ये वाली थेरी होती है जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्ड क्लासिकल होती है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। एफिशिएंसी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। डिज़ाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्राइमरी होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड। तो एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का हायरार्की लेवल का एक प्रॉपर एक एफिशिएंसी मूड का एक स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है बड़े फॉर्मल तरीके से काम कर रही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ह्यूमनिस्टिक, और या हम सोशियो साइकोलॉजिकल थेरी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ह्यूमनिस्टिक थेरी जो होती है ये अराउज करती है रिएक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल थेरी इन 1930, यानी कि इन्होंने कहा था कि बिल्कुल कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर इंसानों के दरमियान में नहीं हो सकता है, बल्कि उनकी अपनी किसी फर्म के साथ फीलिंग हो सकती हैं, उनकी कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं, और इसके अलावा उनके कुछ एहसास जज्बात उनके ख़यालात हो सकते हैं। हो सकता है एक शख्स जो फर्म में 50 साल 20 साल 30 साल काम करेगा तो उसका लेवल जो होगा भले वो कम पोस्ट पर है, और तो उसकी वो ही कहते हैं कि आपको कदर ज़्यादा करनी चाहिए, आपको उसके एहसासात का ख्याल रखना चाहिए, उसको प्रमोशन जल्दी देनी चाहिए, और उसको आपने बोनसेस वगैरह ज़्यादा देने हैं, उसकी प्रॉब्लम्स का आपने ख्याल रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो होती है ये मैक्स वेबर्स ने थ्योरी दी, और इसने कहा था कि इसमें 2 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ब्यूरोक्रेटिक में। फर्स्ट जो मेन एलिमेंट है वो ये होता है कि स्ट्रक्चर्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन अपनी हायरार्की के अंदर के मिडल मैन, ठीक है, टॉप मैन, और उसके बाद नीचे लोअर जो है वो प्रॉपर एक हायरार्की होती है कि किसके बाद कौन सा बंदा आएगा। यहाँ पे रेड टेप वाली जो फिलॉसफी है वो बहुत ज़्यादा काम करती है कि सुर्ख फीता जो है वो चल रहा होता है। सेकंड इसमें होती है कि द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स आर गवर्न्ड बाय क्लियरली डिफाइंड रैशनल लीगल डिसीजन मेकिंग रूल्स। ईच एलिमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, कि हर एलिमेंट्स उन्हें सिर्फ अपना गोल अचीव करना है, उनके बहुत रैशनल लीगल तरीक़ाकार वज़ा कर दिए जाते हैं जिसके अंदर ही उन्होंने रहना होता है। अब हम बात करेंगे सिस्टम थ्योरी पर। सिस्टम थ्योरी क्या करती है? इन बिजनेस अ सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेफर द वे फॉर एग्जांपल अ पार्ट ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, कि पूरे सिस्टम के साथ वो कनेक्ट है, और even with the market or industry as a whole. Even though the theory started in biology, the application of system theory has performed role in business. कि जिस तरह बायोलॉजी में एक प्रॉपर सिस्टम है ना, हमारा ह्यूमन मैकेनिज्म है, एक ह्यूमन का सिस्टम है, तो हर सिस्टम दूसरे के साथ अटैच है। तो कहते हैं सिस्टम थ्योरी में भी तमाम लोग, तमाम प्रोडक्शन यूनिट, तमाम लोग, तमाम मार्केट इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ लिंक करके चलती है, एक के बाद दूसरे का लिंक लाजमी होता है, और उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है कि जो एक इस लिंक को बना कर रखती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है बायोलॉजी के अंदर, तो हमारा ब्लड जो है वो एक रिलेशनशिप बना के रखता है। तो इसी तरह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एक रिलेशनशिप बना के रखता है, और वो इंटरेस्ट क्या होता है कि उन्होंने अपने जो बिजनेस हैं उसको बेहतर बनाना है, अपने टास्क को अचीव करना है। अच्छा जी, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके मेन प्रिंसिपल अब तक हमने देखे कि हायरार्की सब में है,
ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल सब में है, यानी कि कंट्रोल करना किस तरह से किसने किसको करना है, यूनिटी ऑफ कमांड सब में है। ठीक है, और इसके अलावा इंटीग्रेशन अगर हम देखें और वर्सेस डिसइंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि एक के साथ दूसरे का मौशी इंज़माम या उनका आपस का काम का तरीक़ाकार वो कितना एक दूसरे के साथ अटैच है और कितना एक दूसरे से अलग है। डेलीगेशन सब लोगों में नज़र आई, एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पावर का जो रिलेशनशिप है वो भी हमें नज़र आता है कि कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सेंट्रलाइज रोल के तहत चलती हैं कि एक पर्सन के पास रोल है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट है वो ही काम कर रही है और बाकी लोग जो हैं वो काम जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइज में किया है कि लोअर मैनेजमेंट या आप ये कह सकते हैं मिडल मैनेजमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि हायरार्की का नीचे वाला तबका जो कि एम्प्लॉयज़ भी है वो भी अपने अटैच है, अपनी राय दे सकता है और उसकी राय को एक्सेप्टेबल किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, गुलिक एंड उर्विक ये कहता है कि डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुअरली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो होगा वो कभी भी कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकेगा, वो सारे डिपार्टमेंट को हिला के रख देगा, एक टेंशन जो है वो हमेशा उस डिपार्टमेंट के अंदर रहेगी। दिस इज़ वाई डिफरेंट एक्टिविटीज़ मस्ट बी ग्रुप टुगेदर इन द राइट वे सो द डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड ईच विद देयर ओन, जो उनका स्पेशलिज्म होगा वो उनमें शामिल होगा एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर। इफ़ टास्क ओवरलैप दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ एन इलॉजिकल, ठीक है, वेस्टफुल होगी और इनएफिशिएंट डिज़ाइन होगा। द मस्ट आल्सो बी क्लियरिटी एंड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायरार्किकल लेयर्स। वो ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्लैरिटी देनी होगी, अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आपका सारा का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये हमें गुलिक एंड उर्विक कह रहे हैं, जिन्होंने हमें बिज़नेस के अंदर POSD CORB के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर भी इन्होंने बात की है और अपना POCCC का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो ये इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें सही समझ आ गई होंगी, जिसमें हमने बात की कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी टाइप्स क्या होती हैं, थेरीज़ उसकी कौन कौन सी हैं। 4 थेरीज़ पर हमने बात की है, उनकी डिटेलिंग हमने देखी है और इसके अलावा हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं। तो आई होप सो कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन में जो कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन थी वो कम्प्लीट हो गई होगी, वो आपने क्लियर कर ली होगी। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।